हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्टर्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेसिक फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि सेकंड प्रॉपर्टी को भी हमने कर दिया था स्टार्ट। क्या था सेकंड प्रॉपर्टी? सरफेस टेंशन। जी हाँ, सरफेस टेंशन का ये पार्ट नंबर 2 है। ओके, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी जरूर करना है दोस्त। ठीक है, तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। लेकिन क्लास को स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे कि प्रीवियस जो क्लास हमने किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, हमने क्या क्या सीखा था वहाँ पे। ओके, पहला तो हो गया आपका क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन के बारे में वहाँ पे सीखा था। देन दूसरा क्या था? एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन एंड एडिशन। तो क्वेश्चन क्या था? सिमिलर टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन उसे कहते थे क्वेश्चन। एंड एडिशन क्या था? डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन उसे कहते थे हम क्या? एडिशन। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब अगर वाटर की बात करें तो वाटर मोलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन होगा तो होगा क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ वाटर एंड सॉलिड का, ठीक है, अगर किसी सॉलिड में हमने वाटर को रखा तो उस वाटर मोलिक्यूल के बीच एंड सॉलिड मोलिक्यूल के बीच जो अट्रैक्शन होगा उसे कहते थे एडिशन। ठीक है, चलो अब उसके बाद हमने डिस्कस किया था मोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो मोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन में हमें ये पता चला कि ये जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन के पीछे वजह क्या है? कोहेशन है। ठीक है, कोहेशन के वजह से सरफेस टेंशन नामक एक प्रॉपर्टी आता है लिक्विड में। ओके, तो ये हमने सीखा था। देन उसके बाद हमने सरफेस टेंशन का डेफिनेशन निकाला था। डेफिनेशन निकालने के बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था उसका? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो सिग्मा से डिनोट किया था, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, फोर्स बाय लेंथ। तो उसके बाद ऐसा यूनिट क्या था? न्यूटन पर मीटर। एंड डायमेंशन भी हमने निकाल लिया था mt⁻²। ओके, तो ये हो गया सरफेस टेंशन का मामला। उसके बाद हमने देखा था सरफेस एनर्जी का। तो सरफेस एनर्जी ये है कि सरफेस एरिया को, किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया को अगर हम चेंज करना चाहिए, मतलब इंक्रीज करना चाहिए या फिर डिक्रीज करना चाहिए, तो क्या होगा? वहाँ पे एक वर्क डन होगा एंड वही वर्क डन सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा एंड उसी एनर्जी को कहते हैं हम क्या? सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी का यूनिट निकालने के बाद, डायमेंशन निकालने के बाद हमें ये पता चला ये जो सरफेस एनर्जी है एंड ये जो सरफेस टेंशन है ये दोनों न्यूमेरिकली सेम है। ओके, आखिर में हमें ये पता चला। देन हमने उसके बाद क्या टॉपिक लिया? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को हमने जस्ट शुरू किया था, तो आज उसको फिर से शुरू करके उसको लेके चलेंगे। ओके, ठीक है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करो। ओके, क्योंकि वीडियोस में व्यू तो आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहे, तो लाइक जरूर करना है। ओके दोस्तों, ठीक है। चलो अभी देखो हमने क्या शुरू करना है अभी? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में हम अभी सीखेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, एक सॉलिड सरफेस ले लिया, एक सॉलिड सरफेस ले लिया एंड उसमें कुछ बूंद मैंने एक लिक्विड डाला। ठीक है, कुछ ड्रॉप मैंने एक लिक्विड की कुछ ड्रॉप यहाँ पे डाला। देन वो सारे ड्रॉप मिलके क्या हुआ कि मैंने एक ही जगह पे सारे ड्रॉप डाले थे, तो सारे ड्रॉप कंबाइन होके मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप यहाँ पे बना लिया। ओके, बनाने के बाद कुछ इस तरह से शेप, अपने आप वो शेप भी इस तरह से बना लिया। ओके, चलो तो अब ये देखो कि ये जो लिक्विड है एंड ये जो सॉलिड सरफेस है ये कहाँ पे टच हो रहा है, ये आपस में कहाँ पे टच हो रहा है बोलो तो? इस सरफेस पे। तो ये जो सरफेस है ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको कहते हैं सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि इस सरफेस पे ही तो आपका लिक्विड एंड सॉलिड टच हो रहा है ना। कॉन्टैक्ट पे कहाँ पे है? इस सरफेस पे है। ओके, एंड ये सरफेस शुरू कहाँ से हो रहा है बोलो? इस पॉइंट से शुरू हो रहा है एंड इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। इधर से जाएंगे तो इस पॉइंट पे, इधर से जाएंगे तो इस पॉइंट पे। तो ये दोनों पॉइंट जो हमें मिल रहा है ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। ओके, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम लिक्विड सरफेस का एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विड सरफेस है कर्व, तो इसका टेंजेंट निकालेंगे कुछ इस तरह से। अब ये देखो, अब जो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, कहाँ से ड्रॉ किया? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो ये टेंजेंट सॉलिड सरफेस के साथ एक एंगल बना रहा है। ठीक है,
एक बाहर एंगल बना रहा है, एक लिक्विड के अंदर बना रहा है। तो बाहर का एंगल का मुझे पता नहीं क्या इसे कहते हैं, ओके, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन अंदर का जो एंगल है, अंदर का जो एंगल है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप ये कहेंगे कि इधर एक साइड एंगल बन रहा है तो इधर क्यों नहीं बनेगा? जी हाँ, इधर भी बनेगा, इधर भी सेम एंगल बनेगा, ओके। तो एंगल दोनों तरफ ही बनेगा। एंड ये तो एक्चुअली मैंने 2D शेप दिखा रखा है, ओके, ये तो मैंने 2D शेप दिखा रखा है, ये एक्चुअली है 3D। तो चारों ओर, ठीक है, चारों ओर एक एंगल बनेगा, ओके, चारों ओर एक एंगल बनेगा पूरा, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। चलो अभी नेक्स्ट चीज़ पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स। तो वेटिंग लिक्विड क्या है? वेटिंग लिक्विड वो सारे लिक्विड है जो किसी सरफेस को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को वेट कर सकता है, मतलब गीला कर सकता है, उसे कहते हैं वेटिंग लिक्विड। और नॉन वेटिंग लिक्विड क्या है? नॉन वेटिंग लिक्विड है जो सारे लिक्विड किसी सरफेस को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को गीला नहीं कर पाता, उसे कहते हैं हम क्या? नॉन वेटिंग लिक्विड। अब आप ये कहेंगे कि मैंने यहाँ पे एक लिक्विड लिया, पता नहीं है ये नॉन वेटिंग है या फिर वेटिंग है, तो क्या किया कि इस लिक्विड में मैंने एक ऑब्जेक्ट को डुबाया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने घुसाया, घुसाने के बाद फिर से उसको उठा लिया। तो अगर उसमें थोड़ा सा लिक्विड है, थोड़ा सा लिक्विड उसके सरफेस में अटका हुआ है, इसका मतलब वो है वेटिंग लिक्विड, ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड उसको गीला कर चुका है, ओके, इसके सरफेस में कुछ ना कुछ तो लग के रह गया है, ओके। लिक्विड अगर इसको बाहर निकालने के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसके सरफेस में थोड़ा सा लिक्विड है, अभी भी है, प्रेजेंट है, निकालने के बाद भी प्रेजेंट है, मतलब ये लिक्विड इसको गीला कर चुका है, तो ये लिक्विड हो जाएगा आपका वेटिंग टाइप लिक्विड। अगर इसको निकालने के बाद, अगर इसको निकालने के बाद हमें लिक्विड का एक भी बूंद नहीं मिला है, इसमें लिक्विड का एक भी बूंद नहीं मिला है, मतलब ये गीला हुआ ही नहीं, ओके, तो ये हो जाएगा आपका नॉन वेटिंग टाइप लिक्विड। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वाटर है आपका वेटिंग टाइप लिक्विड। वाटर में अगर कोई भी चीज़ आप डुबाएंगे तो उसको निकालने के बाद ये देखेंगे कि वो गीला हो चुका है, ओके, ठीक है। एंड मरकरी है एक नॉन वेटिंग टाइप ऑफ लिक्विड, Hg, ठीक है, जो कि थर्मोमीटर में यूज़ होता है, वो है नॉन वेटिंग टाइप लिक्विड। अगर मरकरी में आप कोई भी चीज़ डुबाते हैं उसको बाद उठाते हैं तो क्या मिलेगा आपको कि जो आपने ऑब्जेक्ट डुबाया था वो ऑब्जेक्ट में मरकरी का कोई भी साइन नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो ये हो जाएगा आपका नॉन वेटिंग टाइप लिक्विड, ओके। सरफेस में, किसी भी सरफेस में अगर आप नॉन वेटिंग टाइप ऑफ लिक्विड रखेंगे तो सरफेस में तो होगा, वो लिक्विड तो सरफेस में होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस सरफेस पे नॉन वेटिंग टाइप लिक्विड यहाँ पे मैंने रखा, ओके। तो इस सरफेस में ये नॉन वेटिंग टाइप तो लिक्विड रहेगा, लेकिन इस सरफेस को गीला नहीं कर पाएगा, ठीक है, इस सरफेस को गीला नहीं कर पाएगा, ओके, बिल्कुल इस तरह से होगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इन सारे चीज़ों को वेटिंग टाइप, नॉन वेटिंग टाइप, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड कोहेशन, एडिशन, इन सारे चीज़ों को हम एक बार मिक्स कर देते हैं एंड इस तीनों चीज़ों को हम एक साथ समझते हैं, ओके, ठीक है। देखो अब क्या है कि मैंने चलो कोहेशन एंड एडिशन से समझते हैं, कोहेशन एंड एडिशन से समझते हैं, ओके। कोहेशन एंड एडिशन। अगर हैंड राइटिंग बुरा लगे तो आई एम सॉरी दोस्तों, मेरा हैंड राइटिंग इससे अच्छा हो नहीं सकता, मैंने बहुत ट्राई किया, इससे अच्छा हैंड राइटिंग हो नहीं रहा, तो क्या करूँ, ओके, ठीक है। आई थिंक उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि कुछ इंजीनियर्स ऐसे लिखते हैं कि समझ में नहीं आएगा, ओके। डॉक्टर्स का तो पता नहीं, डॉक्टर्स जितना बुरा लिखते हैं आप समझ नहीं पाएंगे, ओके। चलो मेन बात क्या है बोलो तो, आपको समझ में आना चाहिए, मैं जो लिख रहा हूँ आप अगर समझ रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं समझ रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि सर थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, ओके, ठीक है, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं सचमुच बुरा लिख रहा हूँ, बहुत बुरा लिख रहा हूँ। चलो देखो कोहेशन एंड एडिशन, इसके बारे में तो हमें पता है, ओके। तो मैंने क्या किया, एक लिक्विड लिया जिसमें कोहेशन बहुत ही ज़्यादा है एडिशन से,
मतलब इस लिक्विड के अंदर जितने सारे मोलिक्यूल्स है, मोलिक्यूल्स के बीच आपस में प्यार बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये एक दूसरे से अलग हो नहीं सकता, ये एक दूसरे से दूर नहीं रह सकता, ये बिल्कुल आपस में पास पास रहना चाहेगा, ठीक है। एंड जितना टाइट हो सके ये रहेगा, ओके, ठीक है। क्योंकि कोहेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आपस का प्यार बहुत ज़्यादा है, इस सारे मोलिक्यूल्स के बीच आपस का प्यार बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरा मैंने एक लिक्विड लिया, ये भी एक लिक्विड है, ठीक है, जिसमें एडिशन बहुत ज़्यादा है। किससे? कोहेशन से एडिशन ही बहुत ज़्यादा है, ओके। ये मोलिक्यूल्स क्या है, इस लिक्विड के अंदर जो मोलिक्यूल्स है ये आपस में उतना प्यार नहीं करता, लेकिन दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगर इसके पास मैंने दूसरा कुछ रख दिया, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ रख दिया, तो ये मोलिक्यूल्स इस अपने आप को मतलब आपस में ज़्यादा प्यार नहीं करेगा। ये मोलिक्यूल, सारे मोलिक्यूल्स क्या, यहाँ के मोलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, ओके। ये यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, बॉन्डिंग करने की कोशिश करेगा इसके साथ, इस मोलिक्यूल के साथ, ओके। लेकिन यहाँ पे केस तो उल्टा हो रहा है, ये यहाँ का मोलिक्यूल्स, सारे मोलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, ओके, ठीक है। चलो अब क्या है कि अगर मैं इस लिक्विड को, दिख रहा है नीचे, दिख जाएगा शायद, चलो इस लिक्विड को मैंने एक सॉलिड सरफेस पे रखा, अब इस लिक्विड को मैंने एक सॉलिड सरफेस पे रखा, तो क्या होगा कि ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड तो अपने आप में रहेगा ना, अपने आप में रहेगा। इस लिक्विड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ ही रहेगा, ये अलग नहीं हो जाएगा, ओके। एंड एक दूसरे के साथ जितना टाइट हो सके, टाइट पोजीशन पे रहेगा, ओके, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह की शेप बना के रहेगा, ऑलवेज इस तरह की शेप बना के रहेगा, ओके, ठीक है। एंड ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स है इसको तो ये खींच नहीं पाएगा ना, सॉलिड मॉलिक्यूल लिक्विड मॉलिक्यूल्स को खींच नहीं पाएगा, क्योंकि एडिशन बहुत कम है, कोहेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो फॉर्म होगा, ये 90 डिग्री से ऑलवेज ज़्यादा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ओके, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी लिक्विड पे कोहेशन एडिशन से ज़्यादा है, उसका मतलब वहाँ पे एंगल जो फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो है 90 डिग्री से ज़्यादा। एंड देखो ये लिक्विड, ये वाला लिक्विड इस सरफेस को गीला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये आपस में ही रहेगा ना, ओके, आपस में ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका नॉन वेटिंग टाइप लिक्विड, ओके, ये हो जाएगा आपका नॉन वेटिंग टाइप लिक्विड। तो हमने क्या समझा कि कोहेशन अगर ज़्यादा है, एडिशन से अगर कोहेशन ज़्यादा है, उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, एंड वो लिक्विड होगा नॉन वेटिंग टाइप, ओके। ये आपको रिलेट करना है इस तरह से। अगर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, अगर कोई लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज़्यादा है तो वो किस तरह का लिक्विड है, नॉन वेटिंग या फिर वेटिंग, तो आप इजीली कह देंगे वो नॉन वेटिंग है, ओके। एंड अगर ये पूछा जाए, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कोहेशन ज़्यादा है या फिर एडिशन ज़्यादा है, या फिर दोनों समान है, या फिर जीरो है, दोनों ही जीरो है। तो आपको चूज़ करना है क्या, कोहेशन ज़्यादा है एडिशन से, ठीक है। तो इस तरह से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो अब इस लिक्विड में चले जाते हैं। इस लिक्विड में क्या होगा कि देखो, इस लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है बहुत धोखेबाज है, ये आपस में प्यार नहीं बांटेगा, ठीक है, ये बाजू वाले के साथ प्यार जताएगा, ओके, ठीक है, कुछ इस तरह से है। तो हम समझते हैं ये कि इस लिक्विड को अगर मैं इस सरफेस में डालूं, ठीक है, इस सरफेस में डालूं तो कुछ इस तरह का शेप जो है फॉर्म होगा, कुछ इस तरह का शेप जो फॉर्म होगा। क्यों फॉर्म होगा बोलो, अब आपस में तो इसका उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है ना, वो इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है आपस में उतना सारा अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन क्या है इसका अट्रैक्शन ज़्यादा है किसके साथ, सॉलिड के साथ, डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ, सॉलिड के साथ। तो क्या होगा कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा,
अपनी तरफ खींच के रखेगा एंड इसको फैला देगा, ठीक है। यहाँ का मॉलिक्यूल खींच रहा है तो साइड वाला जो मॉलिक्यूल इधर रह गया, साइड वाला मॉलिक्यूल जो इधर रह गया, ये भी तो चाहेगा ना मैं भी वाटर मॉलिक्यूल को लूँ, मैं भी वाटर मॉलिक्यूल को लूँ, तो इसलिए ये भी खींचने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से वाटर जो है, वाटर या फिर जो वेटिंग टाइप लिक्विड है ये फैल जाएगा, ठीक है। एंड फैल जाने के बाद ये सरफेस हो जाएगा गीला, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा फॉर्म होगा बोलो। अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंडीशन आप फॉर्म कीजिए कि अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से कम है तो वहाँ पे उसका मतलब है एडिशन ज़्यादा है, किससे, कोहेशन से एडिशन ज़्यादा है एंड वो लिक्विड है वेटिंग टाइप लिक्विड, ओके, ठीक है। वेटिंग टाइप लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, 90 से कम होता है एंड एडिशन ज़्यादा होता है। तो ये आपको रिलेट करके समझना है, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि अभी हम कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो सारे फैक्टर्स क्या है सरफेस टेंशन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब अफेक्ट करता है, ओके। तो जो सारे फैक्टर्स क्या सरफेस टेंशन को इन्फ्लुएंस करता है, तो हम हेडिंग लिखते हैं कुछ इस तरह से, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सरफेस टेंशन, ओके, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस टेंशन को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब प्रभाव विस्तार करता है सरफेस टेंशन पे, ओके। तो पहला सल्यूट, ओके, सल्यूट। अब सल्यूट किसे कहते हैं, देखो किसी भी लिक्विड पे अगर हम इस तरह के सब्सटेंस डालें, ओके, किसी भी लिक्विड पे हम अगर अलग तरह के सब्सटेंस डालें एंड वो सब्सटेंस लिक्विड में पूरी तरह मिक्स हो जाए, तो उस सब्सटेंस को हम कहेंगे सल्यूट, ओके। जैसे पानी में अगर हम नमक मिलाते हैं या फिर शुगर मिलाते हैं तो वो शुगर क्या होगा, पूरी तरह से घुल जाएगा ना, या फिर नमक क्या होगा, पूरी तरह से वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो शुगर क्या बन गया आपका, शुगर एंड नमक क्या बन गया आपका, सल्यूट बन गया, ठीक है। तो अगर सरफेस टेंशन में ऐसे सल्यूट होते हैं तो भी सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो ये देख लेते हैं, अगर सल्यूट का नेचर क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक, ओके, सॉरी, ऑर्गेनिक है, ठीक है, एंड इनऑर्गेनिक है। सल्यूट का नेचर अगर ऑर्गेनिक है तो क्या होगा एंड इनऑर्गेनिक है तो क्या होगा। देखो अगर इनऑर्गेनिक हुआ, जैसे कि नमक, अगर पानी में नमक डालेंगे तो पानी का जो सरफेस टेंशन है ये इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर इनऑर्गेनिक सल्यूट का नेचर अगर इनऑर्गेनिक है तो सरफेस टेंशन आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड ऑर्गेनिक अगर होता है तो सरफेस टेंशन का डिक्रीज होगा, ठीक है। चलो अब किसी भी लिक्विड पे अगर हम इनऑर्गेनिक सल्यूट डालें, ओके, तो सरफेस टेंशन होगा इंक्रीज, अगर ऑर्गेनिक सल्यूट डाले तो सरफेस टेंशन का वैल्यू होगा डिक्रीज, ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद हम दूसरा फैक्टर इम्प्यूरिटी, ठीक है, इम्प्यूरिटी। अब ये इम्प्यूरिटी क्या है, लिक्विड पे अगर ऐसा सब्सटेंस डाले जो लिक्विड के साथ पूरी तरह से मिल नहीं सकता, जैसे मैं अगर पानी में मिट्टी डाल देता हूँ तो मिट्टी क्या वो एकदम पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, जैसे कि नमक हो रहा था, शुगर हो रहा था, वैसे होगा क्या, नहीं होगा। तो मिट्टी को या फिर सैंड को हम कहेंगे इम्प्यूरिटी। अगर पानी में इम्प्यूरिटी होता है, सिर्फ पानी नहीं लिक्विड में अगर इम्प्यूरिटी होता है तो सरफेस टेंशन का वैल्यू हो जाएगा डिक्रीज, ओके। लिक्विड में अगर इम्प्यूरिटी होता है तो सरफेस टेंशन का वैल्यू हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है, ओके। देन उसके बाद चले जाते हैं टेम्परेचर पे, टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर का भी इफेक्ट है सरफेस टेंशन के ऊपर, टेम्परेचर का भी अपना एक इफेक्ट है, ओके। तो देखो जब हम किसी भी लिक्विड को टेम्परेचर मतलब हीट देते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट देने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो क्या होगा, हीट देने के बाद लिक्विड का जो मोलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेगा एंड उसका काइनेटिक एनर्जी है बढ़ जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने से क्या होगा,
लिक्विड के मोलिक्यूल्स इधर उधर भागना शुरू कर देगा, ठीक है। जितना हीट करेंगे उतना ज़ोर से भागेगा, ओके। तो क्या होगा कि सारे मोलिक्यूल्स तो अब भागने लगा, तो उसका जो क्या था, अट्रैक्शन फोर्स था, कोहेशन फोर्स था, ठीक है, वो हो जाएगा कम। अब कोहेशन फोर्स अगर कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन तो कम होगा ही, क्योंकि कोहेशन ही वजह है ना, बेसिक रीज़न क्या है सरफेस टेंशन का, कोहेशन। तो कोहेशन ही कम होगा तो सरफेस टेंशन तो ज़रूर कम होगा। तो टेम्परेचर को अगर हम करते हैं इंक्रीज तो क्या होगा, टेम्परेचर को अगर हम करते हैं इंक्रीज तो सरफेस टेंशन हो जाएगा डिक्रीज, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके ऊपर क्या सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, ठीक है, ओके। ये सारे फैक्टर्स सरफेस टेंशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, कैपिलैरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मिनट के लगभग 10 मिनट हमारे पास है, तो 10 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल हल्के से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में ये कैपिलैरिटी का डेरिवेशन है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। सिंपल तरीके से करेंगे एंड ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे एंड ज़्यादा हल्का में भी नहीं छोड़ेंगे, ओके, ठीक है। इसका मज़ा हम लेंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। देखो अभी क्या है, मैंने एक पॉट पे थोड़ा सा लिक्विड लिया यहाँ पे, कुछ इस तरह से मैंने लिक्विड ले लिया। अब क्या कर रहा हूँ कि मैं एक स्मॉल डायमीटर का ट्यूब को यहाँ पे वर्टिकली रख रहा हूँ, ठीक है, वर्टिकली रखना हूँ। तो रखने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड का लेवल था, ये पाइप के अंदर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है, ये इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है। अब ये तो डिपेंड करता है लिक्विड के ऊपर कि लिक्विड किस तरह का लिक्विड है, ओके। तो मान लेते हैं कि ये जो हमने लिक्विड लिया, इस लिक्विड से इस पाइप के अंदर जो लेवल है लिक्विड का, ये ऊपर उठ गया है, ओके, ये ऊपर उठ गया है, ठीक है। चलो अभी दूसरे पॉट में हम क्या लेते हैं कि दूसरा एक लिक्विड लेते हैं एंड जिसमें एक फिर से हमने एक पाइप को यहाँ पे रखा एंड पाइप को रखने के बाद हमें ये यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो लेवल है ये नीचे आ गया है, ओके। यहाँ पे तो ऊपर उठ रहा था लेकिन यहाँ पे नीचे आ रहा है, ओके। अब ये लिक्विड अलग है, ये लिक्विड अलग है, ओके, ठीक है। तो ये जो घटना है, ओके, किसी भी लिक्विड में स्मॉल डायमीटर का ट्यूब अगर वर्टिकली रखते हैं, वर्टिकली रखने के साथ साथ हमारा जो लिक्विड का लेवल है ये पाइप के अंदर राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है, तो ये घटना को हम कहते हैं कैपिलैरिटी, ओके। समझ में आया कि ट्यूब के अंदर जो लिक्विड लेवल राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है, तो राइज एंड फॉल होने का जो ये घटना है यही एक्चुअली है कैपिलैरिटी, ओके। एंड ये क्यों हो रहा है ये हम अभी डेरिवेशन करेंगे, क्यों हो रहा है एंड कितना राइज होगा, राइज कैसे निकालेंगे ये भी हम डेरिवेशन कर लेंगे। तो चलो धीरे धीरे, टाइम बिल्कुल कम है, 10 मिनट के अंदर हमें करना है, तो चलो एकदम सिंपल से समझ के जाएंगे। यहाँ पे मैंने मुझे और इसी फिगर को थोड़ा सा जूम करके मुझे ड्रॉ करना है। ये मान लो आपका ट्यूब इतना लार्ज किया, मैंने इतना जूम किया कि ये आ गया एंड मैं राइज की केस में ले रहा हूँ कि लिक्विड हमारा मान लेते हैं राइज हुआ है, ओके। लिक्विड हमारा क्या हुआ है, राइज हुआ है, ठीक है ना। तो ये लिक्विड का लेवल, जनरल लेवल ये था एंड ट्यूब लगाने के बाद, ट्यूब को घुसाने के बाद ये लेवल अब इंक्रीज हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा एंड ऊपर आके कुछ इस तरह का सरफेस का शेप जो है इस तरह से बनाएगा, ओके। लिक्विड इस तरह से होगा, राइज होता है तो ये फॉर्म बनाता है एंड जो अगर आपका डिक्रीज होता है, अगर डिक्रीज होता है लेवल, अगर फॉल होता है तो इस तरह का शेप बनाता है, ओके, ठीक है। पहले ये समझ लेते हैं। देखो ये जो केस होगा, जब कब राइज होगा हमारा लिक्विड, जब लिक्विड का टाइप क्या होगा, आपका वेटिंग टाइप लिक्विड होगा, ठीक है, वेटिंग टाइप लिक्विड होगा, तब जाके ये राइज होने वाला है। अगर आपका नॉन वेटिंग टाइप लिक्विड है तो आपका क्या होगा, फॉल हो जाएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब 90 डिग्री से कम होता है तब आपका जो लिक्विड है ये राइज होगा, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो ये फॉल होगा, ओके, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिक्विड के अंदर। लिक्विड तो ये है ना, तो ये थीटा है, ये थीटा आप इजीली देख सकते हैं, ये क्या है
आपका 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम होने से लिक्विड लेवल राइज होगा, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो लिक्विड लेवल डाउन होगा। ओके ठीक है। अभी देखो ये जो राइज एंड फॉल ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे, कुछ फैक्टर्स पे। फैक्टर्स क्या है? पहला तो सरफेस टेंशन सिग्मा। ओके, पहला सरफेस टेंशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन। ओके चलो, सरफेस टेंशन, बात को समझा कीजिए। ओके, एंड देन ट्यूब का डायामीटर डी, डायामीटर ऑफ ट्यूब, डाया ऑफ ट्यूब, ठीक है। देन उसके बाद रो जो कि है डेंसिटी ऑफ ट्यूब, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, ये तीनों तो हो गया। अब चौथा जो है वो है आपका क्या बोलो, आपका है थीटा, क्या था? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके ठीक है। तो ये मेनली ये चारों चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड करता है। ओके चलो, अब ये राइज के केस में है, मान लेते हैं ये आपका है कितना, h, मतलब h हाइट आपका राइज हुआ है, तो इसका डेरिवेशन निकालेंगे। इसके पहले हम इसको फिर से समझ लेते हैं। देखो ये जो लिक्विड आपका राइज हुआ है, ओके, राइज होने के बाद यहाँ पे आके वो एकदम स्टैटिक कंडीशन में आ गया है, ठीक है, और आगे भी नहीं बढ़ रहा है, नीचे भी नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे आके थम गया है। ओके, ये लिक्विड राइज होने के बाद यहाँ पे आके एकदम थम गया है। ओके, एंड इस कंडीशन पे, ये कंडीशन है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है, ये अब नहीं ऊपर नहीं जाएगा और नीचे भी नहीं आएगा, ये फिक्स कंडीशन पे आ गया है। ओके ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इस लिक्विड पे दो फोर्स एक्टिव होता है। एक तो अपवर्ड सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन की वजह से ये अपवर्ड फोर्स यहाँ पे एक लग रहा है, एंड दूसरा इसका वेट की वजह से, ठीक है, ये जो इतना ऊपर गया तो इसका तो ये जो वेट है, ये वेट तो इसे नीचे लाने की कोशिश करेगा ना, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स बिल्कुल इक्वल है। ओके चलो, अब देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ पे क्या लग रहा है आपका। सबसे पहला लग रहा है वेट, ठीक है, सबसे पहला लग रहा है वेट, तो इसका वेट निकालिए। यहाँ पे जो लिक्विड है इसका वेट निकालिए। वेट क्या होगा? पहले तो इसका वॉल्यूम निकालिए, इस जगह का वॉल्यूम निकालिए, एंड देन वॉल्यूम के साथ अगर आप डेंसिटी को क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम के साथ अगर डेंसिटी को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट निकल जाएगा आपका, ठीक है। चलो देखो क्या इसका डेंसिटी क्या होगा, π/4 d², ठीक है, इंटू h, ये होगा आपका क्या, वॉल्यूम के साथ अभी आप अगर डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, रो है, तो रो, तो ये हो गया आपका मास निकल गया, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास इज इक्वल टू क्या होगा, रो भी होगा ना, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम इंटू रो, तो ये हो गया मास के साथ अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, वेट। एंड ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ एक्ट है, ठीक है, एक्टिंग हो रहा है नीचे की तरफ, एंड ऊपर की तरफ क्या हो रहा है बोलो, सरफेस टेंशन। ओके, टी सरफेस टेंशन। अब टी का वैल्यू निकालो, टी अपवर्ड, ठीक है, टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सरफेस टेंशन मतलब सरफेस के अलोंग लग रहा है, ठीक है, सरफेस के अलोंग लग रहा है, मतलब ये सरफेस के अलोंग लग रहा है, तो यहाँ से मैंने अगर इस लाइन को इंक्रीज कर दिया तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से अगर इंक्रीज कर दिया कुछ इस तरह से होगा, टी हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये तो कुछ एंगल में हो रहा है, ये तो थीटा एंगल पे लग रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए अपवर्ड, तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट निकालो। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे कौन सा होगा बोलो, वर्टिकल कंपोनेंट, थीटा इधर है तो ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा, ठीक है, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट निकालने का रिजर्व पावर या फिर कंपोनेंट निकालना, ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में है कि ओके, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट पे ये है आपका। ओके, अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो ये आपको पता चल चुका है, शायद ये आपको पता होगा, ठीक है। तब इस लिक्विड को ऊपर रखने के लिए रीज़न क्या है बोलो, इसके पीछे किसका हाथ है, इसका हाथ है या फिर इसका हाथ है बोलो, इसका हाथ होगा, यही ऊपर खींच रहा है, ठीक है। अब ये जो टी कॉस थीटा है, ठीक है, ये जो टी कॉस थीटा है सिर्फ इसी पॉइंट पे लग रहा है क्या, सिर्फ इसी पॉइंट पे लग रहा है क्या, नहीं, ये
पूरा ट्यूब के चारों ओर लग रहा है, चारों ओर पूरा सर्क्यूमफेरेंस, ओके, पूरा सर्क्यूमफेरेंस बराबर लग रहा है, क्योंकि इस ट्यूब को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से होगा, एंड लिक्विड तो चारों ओर है ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ खींच रहा है तो चारों पॉइंट पे खींच रहा है, तो ये टी कॉस थीटा चारों ओर ही लगेगा, चारों ओर से ऊपर तक खींचेगा, ठीक है। ओके, देखो एक पिक्चर में यहाँ पे लगा रहा हो, ठीक है, पिक्चर से आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो पिक्चर को देखते रहो एंड इधर समझते रहो। तो क्या होगा, टी कॉस थीटा इंटू पूरा सर्कमफेरेंस निकालो, इसका पूरा सर्कमफेरेंस कुछ इस तरह से होगा, पाई डी, ठीक है, डी कैपिटल पाई डी, ओके, तो ये हो जाएगा पाई डी, ओके। अब देखो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो कर दो इक्वल, आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच रो इंटू जी, सॉरी रो कुछ इस तरह से लिखते हैं, डी स्क्वायर एच रो जी इजिकल टू क्या होगा, टी कॉस थीटा इंटू पाई डी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, बोलो कितना राइज हुआ है, एच का वैल्यू निकालना है, कैपिलरी राइज में कितना राइज हुआ है, एच का वैल्यू निकालना है, ओके। चलो तो एच का वैल्यू हम रखते हैं, बाकी उधर ले जाते हैं, टी कॉस थीटा इंटू पाई डी अपन क्या होगा, इधर 5/4 डी स्क्वायर इंटू एच, सॉरी एच तो इधर रह गया है, तो रो एंड जी रह जाएगा, एंड इस 4 को ऊपर ले जाओ, 4 टी कॉस थीटा, पाई कट जाएगा एंड डी स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे क्या रहेगा बोलो, रो जी एंड डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन कैपिलरी राइज का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एच इज इक्वल टू 4 टी कॉस थीटा अपन रो जी डी, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला किसका, कैपिलरी राइज का, ओके, ठीक है। एंड कैपिलरी फॉल का भी बिल्कुल सेम होगा, ये फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल कैपिलरी फॉल के लिए भी सेम होगा, ओके। डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आप ये याद रखिए, एंड एक अगर आप याद रखते हैं तो भी हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन है ही नहीं, ओके, फिर भी मैं यहाँ पे किया क्योंकि आपको समझाना था, ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और 5 से 6 मिनट और ज़्यादा कर लेते हैं, चलो। अब क्या हो रहा है, ये कैपिलरी राइज एक्चुअली हो क्यों रहा है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ओके। देखो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म था, ठीक है, इसको कहते हैं मेनिस्कस, ये भी आप याद रखिए, ओके, मेनिस्कस, ओके। ये जो शेप बना रहा है ना, ये जो शेप था कैपिलरी राइज के उधर, तो इस शेप को मेनिस्कस कहा जाता है। तो ये शेप क्या है, कनकेव टाइप ऑफ, ठीक है। अगर कैपिलरी राइज होता है तो आपका जो मेनिस्कस का शेप होता है वो होता है कनकेव, एंड अगर फॉल होता है कैपिलरी फॉल तो उसके लिए आपका मेनिस्कस जो है वो अपवर्ड कन्वेक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखो मैंने क्या कहा था कि ये जो यहाँ पे जो लिक्विड यूज़ होगा ये होगा वेटिंग टाइप लिक्विड, क्योंकि राइज कब होगा, जब थीटा आपका 90 डिग्री से कम होगा। अब 90 डिग्री से थीटा कम होगा कब, जब आपका लिक्विड वेटिंग टाइप होगा, एंड वेटिंग टाइप के केस में क्या था, कोएशन एडिशन से कम था, एडिशन बहुत ज़्यादा था, ओके। वेटिंग टाइप ऑफ लिक्विड में क्या था, एडिशन बहुत ज़्यादा था। तो देखो यहाँ पे मैंने जिसका ट्यूब लिया, जिस मटेरियल का मैंने ट्यूब यूज़ किया, एंड ये जो लिक्विड लिया मैंने यहाँ पे, तो ट्यूब मटेरियल एंड लिक्विड, ट्यूब मोलिक्यूल्स एंड लिक्विड मोलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स ये ज़्यादा होगा। इसीलिए देखो कि क्या हो रहा है कि ट्यूब के पास जो वाटर मोलिक्यूल्स है या फिर ट्यूब के पास जो लिक्विड मोलिक्यूल्स है उसको ट्यूब खींच रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, उसको ट्यूब खींच रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी तो मोलिक्यूल्स हैं, है ना, तो ये सारे मोलिक्यूल्स क्या करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे जो लिक्विड मोलिक्यूल है इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, ओके, इसके पास ले जाने की कोशिश करेगा, ओके। तो इसीलिए इसका शेप जो है कुछ इस तरह से हो रहा है। एंड देखो यहाँ पे जो हो रहा है इस पॉइंट पे, क्या इस पॉइंट पे जो मोलिक्यूल्स है
इसका वेट नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। लेकिन सरफेस में होने की वजह से सरफेस का जो सारे मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ऊपर की तरफ खींच रहा है, क्योंकि यह इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो मॉलिक्यूल्स है उसको तो सॉलिड मॉलिक्यूल ने ऊपर की तरफ खींच के रखा है, इसलिए ये दूसरे को खींचेगा, ये उसके नीचे को खींचेगा, तो इसलिए ये शेप कुछ इस तरह से बन जाता है, ठीक है ना। एंड उल्टा राइट फॉल के केस में क्या होता है, देखो फॉल के केस में जो कोहेसिव फोर्स होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, ओके। कोहेसिव फोर्स जो है बहुत ज़्यादा होता है, ओके। लिक्विड का लेवल तो इतना होता है एंड ये इतना नीचे आ जाता है, तो क्या है कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, ओके, जिसकी वजह से यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, एंड यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ का मॉलिक्यूल को तो नीचे खींच रहा है ना, सारे मॉलिक्यूल्स को तो नीचे खींच रहा है, लेकिन प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ जाता है, जिसके वजह से इसका शेप हो जाता है आपका अपवर्ड कन्वेक्स टाइप, ओके। ये हो गया आपका मेनिस्कस अपवर्ड कन्वेक्स, एंड ट्राइस के केस में मेनिस्कस होता था आपका डाउनवर्ड कनकेव, ओके, ठीक है। चलो अब क्या है कि सरफेस टेंशन के बाद हमने ये डिस्कस किया कैपिलरी, तो कैपिलरी का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो नहाने के बाद अगर आप टॉवल से पूछेंगे अपने आप को तो जल्दी पानी जो है वो सूख जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल कॉटन कपड़े से अगर पूछेंगे तो उतना जल्दी हो नहीं पाएगा, लेकिन क्या है अगर आप टॉवल से पूछेंगे तो जल्दी आपका जो पानी है बॉडी में वो सूख जाएगा, क्योंकि टॉवल के बीच जो कैपिलरिटी होते हैं, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के तरह उसमें पोर्स होते हैं, जो पोर्स वाटर को सक कर लेता है, ओके। देन उसके बाद लैंटर्न आपने देखा होगा, लैंटर्न में क्या होता था कि एक बोतल के अंदर आपका ऑयल होता था एंड कुछ इस तरह से एक धागा होता था, धागा बिल्कुल यहाँ पे पहुँचा दिया जाता था, तो ये धागा में क्या होता था, पोर्स होता था जो बिल्कुल कैपिलरिटी की तरह बिहेव करता, ओके। देन इस कैपिलरिटी के थ्रू क्या हो रहा कि ऑयल आपका ऊपर जा रहा था एंड वही ऑयल ऊपर जाके यहाँ पे बर्न होता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिलरिटी। एंड बिल्कुल सेम एग्जांपल देखो, घर बनाने वक्त बिल्डिंग जब बनता है तो वहाँ पे डैम प्रूफ कोर्स दिया जाता है, ठीक है, एक डैम प्रूफ कोर्स दिया जाता है, क्योंकि ये जो ब्रिक्स ईंटें है ना, ईंटें, तो ये ईंटें के अंदर भी पोर्स होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं, ये पोर्स बिल्कुल एकदम कैपिलरी की तरह बिहेव करता है, जिससे कि नीचे का ग्राउंड का जो डैम्प है, ग्राउंड का जो वाटर है, इसको सक करके पूरा बिल्डिंग को डैम्प करा देता है, जिसके लिए इसको रोकने के लिए एक डैम प्रूफ कोर्स दिया जाता है, ओके, ठीक है। चलो तो ये था हमारे कैपिलरिटी एंड सरफेस टेंशन हो चुका है ख़त्म। तो इसका न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, लेकिन पूरा जो बेसिक फिजिक्स का जो क्लासेस है करने के बाद, ओके। अगर बीच में ज़रूरत हो तो कुछ क्लासेस के बाद हम उसका न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ओके, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले क्लास पे, अगले प्रॉपर्टी के साथ फ्लूइड मैकेनिक को स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर ही है फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके, ठीक है। तो उसको भी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू वेरी मच।